सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें बताया जाता है मिनरल्स यानी कि जो मिनरल्स होते हैं जो हमें ज़मीन में से मिलते हैं उनका क्या क्या यूज है और वे हमें कैसे मिलते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद पावर रिसोर्सेज यानी कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है और डिफरेंट टाइप की जो एनर्जीज होती हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मिनरल क्या होता है? अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल। यानी कि एक ऐसी सब्सटेंस प्यारे बच्चों जो हमें नेचर से मिले, वो भी एक डिफिनिट कंपोजिशन है। मान लीजिए कि एक कोई सब्सटेंस है, हाँ इसमें मान लीजिए कि कोई प्रॉपर अमाउंट में फेरस है, प्रॉपर अमाउंट में सल्फर है, प्रॉपर अमाउंट में कुछ भी कॉपर है। ठीक, नहीं समझ में आया? मान लीजिए एक कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए ये, हाँ थाली समझा, तो मान लीजिए आपकी थाली है, इसमें इस ओर आपका दाल रखा है, इस ओर आपका चावल रखा है, इस ओर आपकी कोई फेवरेट सब्जी मान लीजिए पनीर रखी, इस ओर आपकी पूरी रखी है। तो ये जो आपकी थाली वो कैसे सजी हुई है? इन सभी चीज़ों से सजी हुई है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों मिनरल वो होता है जो डिफरेंट प्रकार के कंपोजिशन से, डिफरेंट प्रकार के सब्सटेंस से क्या हो, बना हो। जैसे कुछ आयरन से बना हो, कुछ सिल्वर से बना हो, तो इसे क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। और प्यारे बच्चों मिनरल हमें मिलते क्या है? मिनरल हमें ज़मीन से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? या तो हम लोग खुदाई करके उसे ले लेते हैं, या तो हम लोग माइनिंग करके मिनरल को ले लेते हैं, या तो हम लोग मिनरल को अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि अब आप लोग देखेंगे, रुकिए पहले मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मिलते हैं। देखिए माइनिंग से मिल सकते हैं, क्वेरिंग से मिल सकते हैं यानी खुदाई करके मिल सकते हैं, ड्रिलिंग करके मिल सकते हैं, और इन सभी तरीक़ों से भी हमें मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल। मिनरल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल क्या होता है? प्यारे बच्चों वो मिनरल जो हमें मेटल से मिले, यानी कि मेटल रॉ फॉर्म हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक मिनरल। जैसे जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, यदि हम लोग यूज करते हैं जैसे मेटल जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अरे भैया लोहा में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं? हाँ होती है। तो वो क्या हो गए? मेटालिक हो गए। अब नॉन मेटालिक जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? नहीं होती है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया? नॉन मेटालिक हो गया। तो मिनरल के कितने पार्ट हुए? दो पार्ट, मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो मेटालिक वो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटालिक वो जो हमें नॉन मेटल से मिले और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो। अब मेटालिक के कितने पार्ट हुए? दो पार्ट, फियरस और नॉन फियरस। ठीक, तो जो फियरस होता है प्यारे बच्चों यानी कि वो लोहे का कंपोजिशन बना होता है, जैसे स्टील हुआ, लोहा हुआ। नॉन फियरस कौन? जैसे कॉपर हो सकता है या फिर सिल्वर हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से जो मिलके बनता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन फियरस। ठीक, तो समझ में आया? तो मिनरल के टाइप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा अब तक, मुझे उम्मीद है। आया कि नहीं आया? तो मिनरल कितने टाइप के थे? दो टाइप के। कौन कौन से? मेटालिक और नॉन मेटालिक। और उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। प्यारे बच्चों जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रकार के मिनरल का कंपोजिशन पाया जाता है। मान लीजिए कोई ये एक देश है, मतलब कोई एक ये कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो 7 कॉन्टिनेंट में से प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे है रॉक्स बहुत ज़्यादा है। कोई ये दूसरा है, यहाँ पे सिल्वर बहुत ज़्यादा है। कोई दूसरा यहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा है। जैसे सऊदी अरबिया है, वहाँ पे क्या ज़्यादा है? वहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से हर एक कॉन्टिनेंट में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि कोई मिनरल रिसोर्स हर एक कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसका रिच सोर्स होता है, यानी कि वो उस फील्ड में अमीर होता है। ठीक, तो उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों ये आपको अपनी बुक से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए एशिया जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो जो पाया जाता है जैसे आयरन ओर, तो ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक, और इसके बाद प्यारे बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल पाए जाते हैं वो सब आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। जैसे मान लीजिए यही यूरोप ही है, तो यूरोप में भी क्या पाया जाता है? आयरन ओर। और नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका में क्या पाया जाता है? मिनरल का डिपॉजिट्स होता है, जैसे कि निकेल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। तो ये सब आप लोग क्या करना है? ये सब आप लोग को याद करना है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग याद कर ही लेंगे, याद कर लेंगे ना। हाँ, तो थोड़ा मोड़ा मतलब याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से चैनल पर विजिट कीजिए अगले पार्ट के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में, सबसे कम समय में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। उससे पहले प्यारे बच्चों, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, मिनरल के यूजेस के बारे में और इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, मिनरल का यूज़ किस तरह से होता है। मिनरल का यूज हमें जेम्स बनाने में होता है, ज्वेलरी में होता है, तार बनाने में होता है यानी वायर बनाने में होता है, और इसी के साथ साथ कंप्यूटर में होता है, और इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन, बहुत सारी चीज़ों में मिनरल्स का यूज़ होता है। यार, मिनरल्स की वजह से ही तो एक तरह से हमारी ज़िंदगी चलती है। ठीक है, जिंदगी गाड़ी किसकी वजह से चलती है, मिनरल की वजह से चलती है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। अब सोचिए, अब यदि हम लोग मिनरल को ये रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस ना करें तो क्या होगा। यानी कि अगर हम लोग इनका ज़्यादा खपत करें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इसी वजह से हमें इन्हें बचाना चाहिए, जितना हो सके उतना क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते आगे। तो प्यारे बच्चों, जो पावर होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसे उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पावर पावर क्या होती है, पावर वो सभी चीज़ें होती हैं जैसे कि जो हमें एनर्जी देती, मतलब हमें नहीं, मतलब जो जिनके पास एनर्जी होती है और वे हमारी मदद करती हैं। ठीक, तो वो चीज़ें जो हमें, जिनके पास एनर्जी होती है वो किसी एनर्जी के जरिए हमारी मदद करती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर के दो टाइप होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो यहाँ प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल के बारे में। स्टार्ट करते हैं विंड एनर्जी। देखिए प्यारे बच्चों, जो विंड एनर्जी है इसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं नॉन पॉल्यूटिंग, यानी कि विंड एनर्जी का यदि हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा, और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, लो कॉस्ट की रहेगी, यानी सबसे कम पैसे लगेंगे, सेफ भी है और साफ सुथरा भी है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, नहीं करेगा ना इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे नॉइज पोल्यूशन और कॉस्टली होता है, और टीवी टीवी और रेडियो के रेज को डिस्टर्ब करता है, बर्ड्स के लिए हार्मफुल है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को डाउट होगा ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। वैसे मैं बताया भी नहीं, भूल गया। देखिए प्यारे बच्चों, कन्वेंशनल वो होता है जिसे हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं। जैसे पेट्रोलियम को हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, पर ये ख़त्म हो जाने का डर है। यार पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना कुछ ऐसा खोजा जाए जो कभी ख़त्म ही ना हो। तो ऐसे जो आविष्कार होते हैं, मतलब कि जो ऐसी चीज़ें जो कभी ना ख़त्म हो, जो हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं उसकी जगह, उसे हम लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। और ऐसी चीज़ें जो हम लोग पहले से ही यूज़ करें उसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल क्या है, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, हम लोग जानते हैं विंड मिल के लिए यूज होता है, सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस और जियोथर्मल एनर्जी। तो ये सभी एनर्जीज हैं। अब इन सभी का एडवांटेज क्या है, इन सभी में एक चीज़ का एडवांटेज है कि ये सब पॉल्यूशन बहुत ही कम करती हैं। देखिए सभी में नॉन पोल्यूटिंग, नॉन पोल्यूटिंग, नॉन पोल्यूटिंग। और एक और एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकली क्या होती हैं, इको फ्रेंडली होती हैं। और ये सभी जो होती हैं, ये सभी जो एनर्जीज हैं, ये सब क्या करती हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही कम कॉस्ट की होती हैं, अच्छे से ऑपरेट हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इजीली हैंडेबल भी होती है, मतलब कि हम लोग इसे इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया प्यारे बच्चों नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बार आप लोग इसे अपने जब पढ़ लेंगे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। तो आप लोग जब बड़े होंगे तो आप लोग पता चलेगा, जो कोई भी एटम होता है, जो कोई भी सब्सटेंस होता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग घर में यदि कोई बड़े हों तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, तो लोग आपको समझा देंगे कि एटम्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इन्हीं के कंपोजिशन को, मतलब कि जब इन्हीं को अच्छे से कंबाइन कर दिया जाता है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है एटम का, और इसी का यूज करके जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। आप लोग इसके बारे में हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कन्वेंशनल की तरफ, यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो प्यारे बच्चों होता है ये बहुत ही आसान है, इसके बारे में हम लोग खुद यूज करते हैं, जैसे ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, फायरवुड हुआ,
कोल हुआ और हाइडल पावर। अब ये सभी जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक। और इसी के साथ साथ ये इजीली हैंडेबल भी नहीं होते हैं, यानी कि कभी कभी जो फायरवुड होती है इससे आग भी लग जाती है कहीं कहीं। और जो कोल होते हैं, कोल की खदान में जब प्यारे बच्चों माइनिंग करते हैं जो लोग, वो लोग कभी कभी अपनी जानें भी गंवा देते हैं। जी हाँ, कभी कभी मान लीजिए कि वहाँ कोई एक्सप्लोडेशन हो गया या फिर कुछ एक्सप्लोड हो गया तो भी जानें उन लोगों की चली जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम रहता है। और उसके बाद जो नेचुरल गैस होती है प्यारे बच्चों, इसे भी काफ़ी मेहनत से निकाला जाता है समुद्र के नीचे से। तो ओवरऑल यार ये सब उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हैं जितना कौन होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम बात करते हैं ऑयल। ऑयल तो हम सभी लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, और इसी के साथ साथ किसके लिए यूज होता है, हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यूज होता है। तो एक तरह से प्यारे बच्चों हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए होता है, पता है कि नहीं। और इरिगेशन में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है इसका। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी मदद करते हैं, कौन, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसे हम लोग अपने आसपास ही देख सकते हैं, ठीक। तो बस ये चैप्टर यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए प्यारे बच्चों। बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से समझाना इतना आसान काम नहीं होता है जितना आप सोच रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों एक चैप्टर को एक बार अपने ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कम समय में समझाया हूँ तो आप लोगों की हर टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। चैप्टर को जरूर एक बार अपने से पढ़िएगा, ठीक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और तो बस आज की इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।